स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो में। आज जिस फिल्म को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ना, इस तरह की फिल्में अब नहीं बनती हैं। कंटेंट ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ गया है। ऐसी फिल्मों को हम भूल गए हैं, लेकिन यह भी सही है कि मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में हम अपनी फैमिली से भी दूर हो गए हैं। ये फिल्म थोड़ा ओल्ड स्कूल भले लगे, इसमें थोड़ा मेलोड्रामा है, लेकिन एक बहुत ज़रूरी काम करती है। आपको अपने परिवार के करीब ले आती है और आपको आपके परिवार की अहमियत दिखाती है। तो फिल्म का नाम है वनबास। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो फिल्म की शुरुआत होती है शिमला के पालनपुर से, जहां पर कि हम बिमला सदन को देख पाते हैं, जिस घर के ऑनर हैं दीपक त्यागी। दीपक के 3 बेटे भी हैं और वह अपनी पत्नी बिमला से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने घर का नाम अपनी पत्नी के नाम पर ही रखा है। वह अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और फिर कुछ ही सालों के बाद कहानी जो है वो प्रेजेंट में आ जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि दीपक त्यागी का नौकरी से रिटायरमेंट हो चुका है। बिमला भी अब इस दुनिया में नहीं रही है, तो दीपक बेवशी, अकेलापन और दर्द की उस दुनिया में आ जाता है जिसमें दीपक त्यागी जूझ रहा होता है। एडवांस डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें याददाश्त अक्सर चली जाया करती है। तो त्यागी इस बीमारी से ग्रसित 3 शादीशुदा बेटों और पोते पोतियों वाला भरा पूरा परिवार है। रिटायर होने के बाद में वह चिड़चिड़ा हो गया है। वह अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था और यही वजह है कि वह अपनी पत्नी के नाम पर बनाए गए घर बिमला सदन को ट्रस्ट में तब्दील करना चाहता है, जिसमें समाज सेवा भी हो और पत्नी की यादें भी जिंदा रहें। लेकिन बेटे जो हैं वह ऊपर ऊपर से अपने पिता का ख्याल रखते हैं। बहुएं भी बहुत ज़्यादा शातिर हैं। और फिर एक दिन दीपक त्यागी के बेटे और उनकी बहुएं मिलकर प्लान करती हैं कि वह बनारस जाएंगे। यह प्लान बहुत जल्दबाजी में बना या फिर बहुत सोच समझकर बना, यह तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। सभी लोग बनारस पहुंच जाते हैं, जहां पर कि सभी लोग बाबूजी का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे थे। तो दीपक त्यागी की बीमारी कुछ ऐसी है कि जब उनकी याददाश्त तो जाती है, तो वह अपने जवानी के दिनों में पहुंच जाते हैं, जब उनके बेटों की उम्र 11, 9 और 7 साल की हुआ करती थी। इतना ही नहीं, जब वह सारी चीज़ें भूलते हैं तो उन्हें सिर्फ इतनी ही चीज़ें याद रहती हैं कि उनके 3 बेटे हैं और एक बिमला नाम की बीवी है। इसके अलावा वह सब भूल जाते हैं। तो त्यागी के बेटों ने इसी बात का फ़ायदा उठाया। जब बनारस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो उन्होंने उनके बैग से सारे पहचान पत्र निकाल लिए और उनके बैग में कुछ पैसे रख दिए। वो तो उनके बैग से दवाइयाँ भी निकालने वाले थे, लेकिन उनका छोटा बेटा, उसने उनके बैग में दवाइयाँ रख दी थी और बाद में वहाँ से चुपचाप फरार हो गए। त्यागी यहाँ पर ढूंढ रहा था कि आखिर उनके बेटे कहाँ गए, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था और थोड़ी देर के बाद वह सारी चीज़ें भूलने लगे। और जब वह सारी चीज़ भूल गए, तो वह इस भीड़ में अपने 11, 9 और 7 साल के बच्चों को ढूंढने लगे। और तभी एंट्री होती है वीरू वॉलंटियर की। मालूम चलता है कि वीरू जो है वो एक छटा हुआ बदमाश है, साथ ही वह पैसा चुराने में भी एक्सपर्ट है। जबान भी थोड़ी खराब है, लेकिन इसी तरह से चोरियां करके उसका पालन पोषण चल रहा है। और फिर थोड़ी देर के बाद ही उसकी मुलाकात होती है त्यागी जी से। त्यागी जी यहाँ पर वीरू को बताते हैं कि उनके बेटे जो हैं वो गुम हो चुके हैं। उनके नाम सोमू, बबलू और छुटका है, जिनकी उम्र 11, 9 और 7 साल की है। और बात में यहाँ पर वीरू ने त्यागी जी के बैग से बहुत सारे पैसे देख लिए थे, जो कि उनके बेटों ने उनके बैग में छोड़ दिए थे। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर यहाँ वीरू ने उनके बैग से वह सारे पैसे निकाल लिए। जिसके बाद त्यागी जी पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन अपने बच्चों को ढूंढते हुए, लेकिन उन्हें तो कुछ भी याद ही नहीं है। पुलिस वाले यहाँ पर त्यागी से उनके घर का पता, नाम, सब कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, तब भी कुछ नहीं मालूम चलता है। साथ ही एक बात और पता चलती है कि आधार कार्ड का बायोमेट्रिक अपडेट नहीं होने के कारण उनके बारे में पता नहीं चल पा रहा है। और साथ ही एक बात और पता चलती है कि त्यागी जी को हिस्ट्री और पॉलिटिक्स का अच्छा खासा नॉलेज है, जिस वजह से वह पुलिस को पुलिस का ही मतलब बता रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद वॉलंटियर वीरू यहाँ आ जाता है, जो कि छोटू के साथ अपने दोस्त को छुड़वाने के लिए आया था। वह पुलिस वालों को कुछ पैसा देता है, लेकिन पुलिस वाले यहाँ पर उसके दोस्त को छुड़वाने के लिए पैसे नहीं, बल्कि कहते हैं कि मुझे इस बुढ़े से छुटकारा चाहिए।
ये बूढ़ा जहाँ जाना चाहता है, इसे अगर तूने वहाँ पर छोड़ दिया तो मैं तेरे दोस्त को अब भी छोड़ दूंगा। यहाँ पर वीरू वॉलंटियर वादा करता है कि ये जहाँ जाना चाहता है मैं उसे वहाँ तक छोड़ कर आऊँगा। बदले में वीरू के दोस्त को जेल से छोड़ दिया जाता है। वीरू यहाँ डर रहा होता है कि शायद बुड्ढे को पता न चल जाए कि उसके पैसे मैंने ही चुराए हैं, लेकिन उसकी याददाश्त तो अक्सर जाया करती है। तो यहाँ पे वीरू को पता चल जाता है कि वह पूरी तरह से सेफ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि त्यागी के बेटों ने वहाँ त्यागी जी का अंतिम संस्कार कर दिया है और यहाँ पर कहानी भी बना ली है कि जब वह बनारस गए थे तो वहाँ त्यागी जी गंगा नदी में डूबकर मर गए हैं। यहाँ पर सारे के सारे बेटे और बहुएं जो हैं वह मगरमच्छ के सिर्फ और सिर्फ आंसू बहा रहे थे। वो इसलिए कि उन्हें ये घर बेचना है और बदले में जो पैसे आएंगे वो आपस में ही बांट लेंगे, क्योंकि त्यागी जी के होते हुए तो त्यागी जी इस बिमला सदन को बेचने नहीं देते, क्योंकि यह उनके पत्नी की निशानी है। इसलिए बेटे ने त्यागी जी को वहां बनारस में छोड़ दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वीरू त्यागी जी से पूछने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वह किस जगह का है, ताकि वह उसे उन्हीं जगह पर छोड़ कर आ जाए, लेकिन त्यागी जी तो अपने बच्चों को ढूंढने में बिजी था। यहाँ वीरू थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वह बताने की कोशिश करता है कि तुम्हारे बच्चों ने ही तुम्हें यहाँ पर छोड़ दिया है। बच्चों को तुम ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, वही बच्चे तुम्हें यहाँ पर अनाथ करके छोड़ दिए हैं, तुम्हें वनवास दे दिए हैं। ये सुनने के बाद त्यागी जी यहाँ वीरू को एक थप्पड़ मार देते हैं। तब त्यागी कहता है कि उसके बेटे ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा बोल भी कौन रहा है जिसका कोई परिवार नहीं है। लेकिन वीरू कहता है कि तेरे जैसे फैमिली होने से तो अच्छा है कि फैमिली ही ना हो। अच्छा हुआ कि मेरी कोई फैमिली नहीं है। वीरू का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था, इसलिए वह यहाँ पर शराब पी लेता है और वापस से आकर त्यागी जी के पास जाकर बैठ जाता है। वो उनसे बात करने लगता है और उन्हें भी शराब पिलाने लगता है और बाद में वह अपनी प्रेमिका की कहानी बताने लगता है जिसका नाम है वीना। वीरू और बीना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बीना भी अनाथ है, वह अपनी मौसी के साथ रहती है। बीना एक नाचने वाली होती है। मौसी को वीरू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मौसी चाहती है कि वीरू से किसी भी तरह से छुटकारा मिल जाए। इसके लिए कितना भी पैसा मांग ले वो उसे भी देने के लिए रेडी है। एक बार तो वीरू को उन्होंने 2 लाख रुपए भी दे दिए थे कि वह बीना से अब पूरी तरह से दूर रहेगा। वीरू ने पैसे भी ले लिए थे, लेकिन अगले पल ही वो दोनों साथ रहने लगे थे। तो त्यागी जी को भी वहीं पर ले जाता है जहां पर कि डांस वगैरह चल रहा था। वह जगह मौसी की है और यहाँ पर त्यागी जी ने भी शराब पी हुई थी, इसलिए वो यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। उन्हें डॉक्टर को दिखाया जाता है और डॉक्टर को यह बात तो मालूम चल जाती है कि उन्हें दिमागी प्रॉब्लम है और उनकी याददाश्त भी जा चुकी है, उन्हें डिमेंशिया भी है, इसलिए आसानी से उनकी याददाश्त वापस नहीं आ सकती है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा भी है। यहाँ वीरू उनसे कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ कर आऊँगा, क्योंकि त्यागी जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास होकर और बहुत ज़्यादा गड़गड़ा रहे थे कि उसे बस किसी भी हालत में घर जाना है। यहाँ वीरू उनसे वादा करता है कि वो जल्द से जल्द उनको उनके घर छोड़ कर आएगा। यहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस तो पहले से ही त्यागी जी से परेशान है और जिस बार में त्यागी जी बेहोश हुए थे वो जगह मौसी की है, तो मौसी के ऊपर झूठे आरोप लग रहे थे कि नए कस्टमर को बढ़ाने के लिए और दारू पिलाने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया था। इसी वजह से त्यागी जी का यह हाल हुआ है। जी को अब तुम्हें अपने पास ही रखना होगा। यह सुनकर मौसी को बहुत बुरा लगा कि आखिर वो इस बुढ़े को अपने पास कैसे रख सकती है, इसलिए वो वीरू से कहती है कि अगर तू इस बुढ़े को घर पर छोड़कर आ जाता है जहाँ पर इसको जाना है, तो मैं तेरी शादी वीना से करा दूंगी। तुम ये नहीं कर पाए तो समझ लो कि तेरी शादी तो बीना से कभी नहीं होने वाली है। जिस पर वीरू फटाफट हाँ बोल देता है और फिर वीरू अपने दोस्त टिंकू को त्यागी जी को सौंप देता है। एक बस में बिठा देते हैं जहां पर कि टिंकू उन्हें विशाखापट्टनम के आश्रम में छोड़ने जाने वाला था और वापस मौसी से आकर बोल देता कि वो उन्हें उनके घर छोड़कर आ गया है। वो बस में बिठाने के बाद मौसी के पास वीरू आता है और उनसे कहता है कि अब से मेरी शादी करा दीजिए, क्योंकि मैं उस बुढ़े को उसके घर पर छोड़कर आ गया हूँ। बीना आती है और बीना वीरू से कहती है कि जितना बुरा तो त्यागी जी के बच्चों ने उनके साथ नहीं किया होगा, इतना बुरा तूने उनके साथ कर दिया है, क्योंकि टिंकू से किडनी रैकेट के पास छोड़कर आया है।
वह उनके शरीर से उनके अंग निकाल देंगे और किडनी समेत सारे ऑर्गन्स भी निकाल लेंगे। यह सुनने के बाद वीरू को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वह तुरंत ही उस जगह पर पहुंचता है जहां पर कि बहुत सारे लोग यहीं पर काम करते हैं। वह यहां पर फाइट करता है और बहुत सारे लोगों को बचा भी लेता है। जी भी मौजूद थे। कुछ देर बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है और मालूम चलता है कि वीरू ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। लोगों के शव भी मिले हैं जिनके किडनी और सारे ऑर्गन्स निकाल लिए गए हैं। ये देखते हुए पुलिस वीरू को 50,000 रुपये देती है और 1.5 लाख रुपए और भी देने के लिए वादा करती है। वीरू को यह देखकर काफ़ी अच्छा लगा। वह तुरंत ही त्यागी जी के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़कर आऊँगा। और वीरू को जो 50,000 रुपये मिले थे वह भी 50,000 त्यागी जी को ही दे देता है। और अब वीरू उसके दोस्तों का सिर्फ एक ही काम है कि किसी तरह से वह त्यागी जी के बारे में पता करें, उसकी फैमिली के बारे में पता करें कि वह कहाँ पर रहते हैं। क्योंकि याददाश्त जाने के बाद त्यागी जी का जो माइंड है वह पूरी तरह बच्चों जैसा हो चुका है। अब हम देखते हैं कि त्यागी जी के बेटे के घर पर एक आदमी आता है और वह आदमी त्यागी जी के बेटों को बताता है कि त्यागी जी की 40 करोड़ की जमीन भी है। दरअसल में वो पहले नाना के नाम पर थी लेकिन अब त्यागी जी के नाम पर है। 40 करोड़ भी आपको ही मिलने वाली है। अगर वो त्यागी जी का मृत्यु प्रमाण पत्र हमारे पास जमा कर दें तो यह 40 करोड़ भी आपको मिल जाएंगे। लेटे चाह रहे हैं कि अब बाबूजी को घर आ जाना चाहिए क्योंकि इतना सारा पैसा जो मिलने वाला है तो फिर बाबूजी वहाँ पर आखिर क्या करेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बदल जाते हैं। उनका मानना ये है कि अगर बाबूजी को हम यहाँ पर लेकर आए तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि बाबूजी को वहाँ पर अकेला छोड़कर आ गए थे और यहाँ पर आकर कहानी बना दिए। है कि हम एक डेथ सर्टिफिकेट बनवा लें और उसे जमा करवा दें क्योंकि बाबूजी तो यहाँ पर आने से रहे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वीरू को त्यागी जी के बैग से एक डायरी मिलती है। उसमें कुछ कविताएं लिखी हुई थी और वह कविताएं बिमला जी को समर्पित थी। जब वीरू 2 पढ़ता है तो आगे की सारी लाइन जो है वह त्यागी जी बोलने लगते हैं और फिर यहाँ पर त्यागी जी को सारी कविता याद आ जाती है। वह सारी कविताएं दोहराने लगते हैं। त्यागी जी बता रहे थे कि वो किस तरह से बिमला जी के साथ घूमा करते थे, वनीला आइसक्रीम खाया करते थे और बहुत इंजॉय किया। मतलब कि यह सुनकर तो उन्हें मालूम चल गया था कि अब उन्हें मनाली जाना पड़ेगा क्योंकि त्यागी जी मनाली के ही हैं। वीरू त्यागी जी को लेकर मनाली पहुंच जाता है लेकिन तभी त्यागी जी के बेटे यहाँ बाबूजी को देख लेते हैं। के बेटे उन्हें अनदेखा कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया था और त्यागी जी को घर लाए तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मनाली पहुंचने के बाद त्यागी जी को कुछ चीज याद आ रही थी लेकिन वह वीरू और उसके लोगों को कुछ बता नहीं पा रहे थे। उन्हें बस बिमला और अपनी यादें आ रही थी कि वह घूमा करते थे। वीरू ने काफी कोशिश की कि वह यहाँ पर त्यागी जी के बारे में पता करे। जगह जगह पर उन्होंने बिमला सदन के बारे में पूछा लेकिन उन्हें कहीं से भी कुछ नहीं पता चला। और एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि त्यागी जी नई मेमोरीज नहीं बना पा रहे थे जिस वजह से वह पल पल सारी चीजें भूलते जा रहे थे। वीरू और वीना को भी भूल चुके थे और यहाँ त्यागी जी वीरू को धक्का दे देते हैं जिस वजह से उसकी जान जाते जाते बचती है। उसे गुस्सा आ जाता है इसलिए वह यहाँ से जाने लगता है तो त्यागी जी भी यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर लैंडस्लाइड होने लगता है और उस लैंडस्लाइड के चपेट में त्यागी जी और छोटू आ जाता है लेकिन त्यागी जी पूरी तरह से सुरक्षित थे। मालूम चलता है कि त्यागी जी को काफ़ी अच्छा नॉलेज है। जिस जगह पर छोटू दबा हुआ था वह यहाँ पर कहते हैं कि हवा, पानी और कम्युनिकेशन किसी भी तरह से नहीं रुकना चाहिए। हमें किसी भी तरह से एनडीआरएफ को कॉल करना होगा। वो तुरंत ही एनडीआरएफ को कॉल करके यहाँ पर बुला लेते हैं और छोटू को बहुत आसानी से बचा लिया जाता है। को बहुत सारी चीज़ें याद आ चुकी थी। एनडीआरएफ के जो ऑफिसर थे वह भी त्यागी जी को अपने गुरु के रूप में मानते थे और सब चल गया था कि आखिर बिमला सदन कहाँ पर है। अब बिमला सदन की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ उनका पड़ोसी उनसे मिलता है और वो उन्हें बताता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है।
लेकिन उन्हें यह देखकर बहुत खुशी हुई कि त्यागी जी जिंदा हैं। वह त्यागी जी को बताते हैं कि तुम्हारे बेटों ने सब कुछ बेच दिया है, यहाँ तक कि बिमला सदन भी बेच दिया है और अब किसी दूसरे पड़ में लगे हुए हैं और आज करोड़ रुपए भी मिलने वाले हैं। जिस जगह पर उन्हें 40 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, उस जगह पर त्यागी, वीरू और सभी लोग पहुंच जाते हैं। यह देखकर त्यागी जी के बेटे और बहुएं पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी कि आखिर त्यागी जी यहाँ पर कैसे आ गए। लेकिन अब मालूम चलता है कि त्यागी जी को उनकी सारी याददाश्त वापस आ चुकी थी। उन्हें सब कुछ मालूम चल गया था कि किस तरह से उनके साथ क्या क्या हुआ था। अब वो पूरी तरह से प्रेजेंट में थे। बड़ा बेटा यहाँ पर त्यागी जी से माफ़ी मांगता है। वह कहता है कि मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन त्यागी जी यहाँ पर उससे जोर से झापड़ मारते हैं। मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि तुमने मुझे थप्पड़ मारने के लिए मजबूर किया है। जो तुम लोगों ने किया है ना, वह आज कोई भी नहीं करता है। से टूट गया। वह एक खुले मैदान में जाते हैं और वहां पर खुद का ही पिंडदान करने लगते हैं, वह भी स्वयं के द्वारा और बाद में बहुत रोते भी हैं। जब यहाँ पर वीरू आता है तो वह उनसे कहते हैं कि उनका कोई नहीं है, इसलिए अपने ही द्वारा अपना ही पिंडदान कर लिया। लेकिन वीरू उनसे कहता है कि तुम मुझे बेटा बोलते हो और मैं तुम्हें बाबा बोला, इसका मतलब मैं तुम्हारा बेटा हुआ ना। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम अपने खुद का पिंडदान करो। मैं तुम्हारा पिंडदान मणिकर्णिका घाट पर करूंगा। तुम्हारे सामने वनीला आइसक्रीम रखूंगा। यह सुनकर यहाँ पर त्यागी जी कहते हैं कि मैं कौवा बनकर आकर सब खा जाऊंगा। यह सुनकर दोनों ही हंसने लगे। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं, लेकिन यहीं पर त्यागी जी की जान चली जाती है। यह देखकर बीरू बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि वो उन्हें सचमुच बाबा की तरह मानने लगा था। फिल्म के आखिर में बीरू यहाँ त्यागी जी का अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर करता है। उनका पिंडदान भी करता है जैसा कि उसने कहा था। और आखिर में वीरू उनसे यह भी कहता है, तुम्हें किसी भी हालत में बिमला सदन चाहिए था तो ये समझ लीजिए कि मेरे ऊपर पितृ ऋण है। मैं तुम्हें किसी भी हालत में बिमला सदन दिला कर रहूंगा, उसे खरीद कर रहूंगा। तो दोस्तों, लालची और खुदगर्ज बच्चों द्वारा माता पिता को त्याग दिए जाने की घटनाएं हम आए दिन पढ़ते रहते हैं और इस तरह के माता पिता हम स्वर्ग और बागवान जैसी कई फिल्में भी देखी हैं। तो दोस्तों, आपको यह फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।